हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बच्चों के लिए फ्रेंच फ्राइज की एक ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। अगर आप इसे घर पर मेरे बताए तरीके से बनाते हैं, ये मार्केट से भी अच्छी बनती है। और साथ ही घर पर बर्थडे पार्टी है या कोई ओकेजन है और उस पर फ्रेंच फ्राइज बनानी है, आप झटपट 2 मिनट में कैसे फ्रेंच फ्राइज बना सकते हैं, उसकी ट्रिक भी मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आइए वीडियो शुरू करते। से बनाने के लिए मैंने यहाँ पर हाफ केजी आलू लिए हैं। आलू को सबसे पहले हमें एक पीलर की हेल्प से छील लेना है। जब हम आलू को छीलते हैं, उस पर हाथों से भी काफ़ी सारी गंदगी इकट्ठी हो जाती है, क्योंकि आलू में स्टार्च होता है और वो हमारे हाथों से टच होता है, वो काले काले गंदगी के रूप में इकट्ठा हो जाता है। इसलिए आलू को छीलने के बाद ही आपको अच्छे से वॉश करना है और उसके बाद ही इसे फ्रेंच फ्राइज की शेप में कट करना है। जो छिलके हैं हम उनको डिस्कार्ड कर देंगे। अब यहाँ पर मैं बताती हूँ कि अगर आप मार्केट से भी अच्छी या मार्केट स्टाइल फ्रेंच फ्राइज बनाना चाहते हैं, कोशिश कीजिएगा चिप्स सोना आलू लीजिएगा। चिप्स सोना आलू की फ्रेंच फ्राई इतनी अच्छी बनती है कि आप एक बार बनाएंगे ना, बार बार उसे ही बनाना पसंद करेंगे और मार्केट से कभी भी फ्रेंच फ्राइज ले करके नहीं आएंगे। चिप्स सोना आलू की पहचान है कि ये बाहर से देखने में भी सफ़ेद होता है और छीलने पर तो बिल्कुल ही सफ़ेद निकल करके आता है। और ये थोड़ा सा नॉर्मल आलू के कंपेरिजन में कॉस्टली होता है, और जो पुराना आलू होता है, दूसरा आलू होता है, वो देखने में पीला होता है। कोशिश करें नए आलू से कभी भी फ्रेंच फ्राइज ना बनाएं, वो क्रिस्पी नहीं बनते हैं, क्योंकि नए आलू में स्टार्च बहुत ज़्यादा होता है। हमारी फ्रेंच फ्राई थोड़ी लंबी लंबी और देखने में अच्छी लगे, इसके लिए कोशिश करें आप थोड़े से बड़े साइज के आलू लाएं और उनकी फ्रेंच फ्राइज बनाएं। अब देखते हैं कट करने का तरीका। इसके लिए एक है सिंपल तरीका, जिससे आलू वेस्ट नहीं जाएगा। इसके लिए जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है, जैसे मैं कट कर रही हूँ, इस तरह से आपको कट कर लेना है। इससे बिल्कुल भी आलू वेस्ट नहीं जाता है। लेकिन आप बिल्कुल अगर मार्केट स्टाइल बनाना चाहते हैं, इसके लिए आपको एक आलू लेना है और उसको वीडियो में दिखाए जा रहे तरीके से इस तरह से कट करना है कि जब आप प्लेट में इसे टिकाएं, ये स्टैंड होना चाहिए, ये खड़ा हो जाना चाहिए, रुड़कना नहीं चाहिए। उसके बाद आपको इसके बारीक स्लाइस फ्रेंच फ्राइज की शेप में कट कर लेने हैं। इससे आपके जो फ्रेंच फ्राइज है, नाइफ से ही बिल्कुल मार्केट स्टाइल कट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि मेरे जो आलू है उसने रेक्टेंगुलर शेप ले ली है, और अब जब मैं इसे प्लेट में खड़ा कर रही हूँ, ये गिर नहीं रहा है। अब सबसे पहले हमें इस रेक्टेंगुलर आलू के रेक्टेंगुलर ही बारीक बारीक स्लाइस करना है। उसके बाद हमें इसे फ्रेंच फ्राइज की शेप में कट करना है। और जो ये चारों ओर से कट करके स्लाइस निकले हैं, इनको आप सब्जी बनाने में या पकोड़े बनाने में यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से करने से मैंने नाइफ से ही बिल्कुल मार्केट स्टाइल जैसी फ्रेंच फ्राइज होती है उस शेप में आलू को कट कर लिया है। बिल्कुल इक्वल साइज बने हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए मेरे से एक गलती हो गई, आप वो गलती मत कीजिए। लेकिन आज क्या हुआ कि मैं फ्रेंच फ्राइज की वीडियो इसलिए शेयर करने जा रही थी, क्योंकि मैं आज आपको बताने वाली थी कि चिप्स सोना अगर आलू से आप फ्रेंच फ्राइज बनाते हैं, वो बहुत ही अच्छी बनती है। लेकिन जैसे ही मैंने पील किया, मुझे पता चला कि ये जो मेरे पास आलू है, ये चिप्स सोना आलू नहीं दिए। हालांकि दुकानदार ने मुझे चिप्स सोना के नाम पर ही आलू दिए हैं। चिप्स सोना आलू थोड़ा सा महंगा आता है और ये आलू मुझे उसी रेट में आए हैं, लेकिन ये चिप्स सोना आलू नहीं है, बल्कि पुराने आलू है। आप कोशिश कीजिएगा चिप्स सोना आलू से ही फ्रेंच फ्राइज बनाइएगा, ये बहुत ही अच्छी बनती है। और चिप्स सोना आलू की पहचान है कि ये बाहर से भी देखने में सफ़ेद लगता है, इसका छिलका सफ़ेद होता है, और जब आप पील करते हैं, ये अंदर से भी सफ़ेद निकलता है। और आप देख सकते हैं कि मेरे ये आलू पीले हैं। छीलने पर ही मुझे पता चला कि ये चिप्सोना आलू नहीं है, क्योंकि मुझे तो दुकानदार ने चिप्सोना कह करके ही दिए थे। हालांकि सेम रेसिपी से आप कोई भी आलू लेकर फ्रेंच फ्राइज बना सकते हैं, लेकिन चिप्सोना से इसका बिल्कुल मार्केट स्टाइल, बल्कि मैं तो कहूँगी कि मार्केट में जो फ्रेंच फ्राइज मिलती है उससे भी अच्छा रिजल्ट आता है। आप एक बार मेरी बात मान करके देखिएगा। अब हमें फ्राइज बनाने के लिए कॉर्न स्टार्च या अरारोट जो भी आपके पास हो वो लेना है, या तो आप 2 चम्मच भर करके ले लीजिएगा, जो हम नॉर्मली घर में दाल चावल खाने के लिए यूज करते हैं। और अगर ग्राम में लेना चाहते हैं तो ग्राम में आपको 14 से 15 ग्राम कॉर्नफ्लोर या कॉर्न स्टार्च ले लेना है। कॉर्न स्टार्च डालने से हमारी जो फ्रेंच फ्राइज बनेगी वो क्रिस्पी बनेगी, जल्दी बनेगी, तेल नहीं पिएगी और देर तक का क्रिस्पी रहेगी, सोगी नहीं होगी। इसी के साथ हमें थोड़ा सा नमक भी डालना है, क्योंकि अगर हम नमक बिना डाले इसे बनाएंगे, उससे वो फीकी फीकी लगती है खाने में। आप थोड़ा सा नमक भी इसके साथ डाल दीजिएगा। इससे क्या होगा, इसमें नमक का टेस्ट आ जाएगा और खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। आप एक बार ये नमक वाली ट्रिक भी यूज करके ज़रूर देखिएगा। अब जो हमने फ्रेंच फ्राइज की शेप में आलू कट करके रखे थे, उसके ऊपर हम ये थोड़ा सा नमक और जो हमने कॉर्न स्टार्च लिया है उसको मिक्स करके डाल देंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि जो आलू हैं सारे हमारे कॉर्न स्टार्च से कवर हो जाए। सारे आलू हमारे कॉर्न स्टार्च से कवर हो जाने चाहिए। जैसे ही आप कॉर्न स्टार्च मिक्स करेंगे, आप देखेंगे कि हल्की सी कोटिंग आलूओं पर आ गई है, और जो उनका स्टार्च था वो
गीला गीला नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि वो सूख सी गया। इसी के साथ मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। मैं इन्हें जनरली सरसों के तेल में ही बनाती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पर रिफाइंड ऑयल यूज नहीं करते हैं। फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए ध्यान रखिए, हमें हाई हीट पर इन्हें फ्राई करना होता है, इसलिए तेल बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए, तभी हमें फ्रेंच फ्राइज छोड़ने हैं। अब हमें इसमें जितने हमने फ्रेंच फ्राइज बनाए थे, जितने एक बार में आसानी से आ सके, उतने थोड़े थोड़े करके छोड़ देने हैं, ताकि आपस में हमारे फ्रेंच फ्राइज ना चिपके। इसी के साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी मक्केन स्टाइल फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज बना करके हम घर पर कैसे रख सकते हैं, ताकि घर पर कोई पार्टी है, ओकेजन है, उस पर हम बच्चों को 2 से 3 मिनट के अंदर ही इन्हें आसानी से बना करके सर्व कर सकें। जब हम फ्रेंच फ्राइज तेल में फ्राई होने के लिए डाल देते हैं, उसके 1 मिनट तक का आपको इन्हें टच नहीं करना है। जब इन पर हल्की सी कोटिंग आ जाए, उसके बाद ही आपको इन्हें उलट पुलट कर करके गोल्डन ब्राउन होने तक का फ्राई करना है। और ध्यान रखेगा कि ये हाई हीट होनी चाहिए। बीच में हमें गैस को स्लो फ्लेम पर नहीं करना है, बल्कि हाई फ्लेम पर ही रखना है। फ्राई करते हुए हमेशा ध्यान रखें कि ऑयल का टेम्परेचर हमेशा हाई होना चाहिए, और हाई हीट पर, हाई फ्लेम पर ही हमें इन्हें फ्राई करना होता है। बीच में अगर आपको लगे कि ये बिल्कुल तेल धुआं छोड़ने लगा या तेज हो गया, बिल्कुल भी आपको स्लो फ्लेम नहीं करनी है। हाई फ्लेम पर और हाई हीट पर ही हमें इन्हें फ्राई करना होता है। अब अगर आप इन्हें फ्रोजन करना चाहते हैं, जब ये 60 to 70% कुक हो जाए, यानी कि गोल्डन कलर आने से पहले की स्टेज पर आपको इन्हें बाहर निकालना है। ये देखिए, जितनी भी मैं ये फर्स्ट बैच की फ्रेंच फ्राइज बनाई है, इनको मैं आपको फ्रीज करके दिखाऊंगी, इसलिए मैंने इनको, जब ये थोड़ी सी क्रिस्पी हो गई, अब अगर मैं इन्हें 1 मिनट और फ्राई करूंगी, ये गोल्डन कलर ले लेगी। गोल्डन कलर होने से पहले ही हमें इन्हें बाहर निकालना है। अब मैं सबसे पहले इसमें जो दूसरा बैच है उसको फ्राई करने के लिए डाल दूंगी। इतने में मेरी ये जो फर्स्ट बैच है ये ठंडा हो जाएगा, इनको मैं आपको फ्रीज करके दिखाऊंगी। ये देखिए, सेकंड बैच फ्राइंग के लिए डालने के बाद भी मेरी थोड़ी सी फ्रेंच फ्राइज बच गई। ध्यान रखिएगा कि आपको एक बार में उतनी ही फ्रेंच फ्राइज डालनी है जितनी कि एक दूसरे से अलग अलग रहे। अगर ये आपस में चिपकेगी तो 2 फ्रेंच फ्राइज आपस में चिपक जाएगी, तो देखने में अच्छी नहीं लगती है। अगर आप खिली खिली मार्केट स्टाइल फ्रेंच फ्राइज बनाना चाहते हैं, ऑयल में उतनी ही फ्रेंच फ्राइज डालने जितनी कि आप एक बैच में आसानी से फ्राई कर सकें। अगर आपको ज़्यादा बनानी है, आप फिर ज़्यादा बड़ी कढ़ाई लीजिएगा, उसमें ज़्यादा ऑयल चढ़ाइएगा। इससे एक बार में ही आपकी बहुत सारी फ्रेंच फ्राइज बन करके तैयार हो जाएगी। ये देखिए, जो हमने सेकंड बैच फ्राइंग के लिए डाला था, उसका अच्छे से गोल्डन कलर आ चुका है। अब मैं इन्हें बाहर निकाल लूँगी। अब आप चाहें तो इसको ऐसे ही खा सकते हैं, क्योंकि हमने अंदर भी हल्का सा नमक डाला है। छोटे बच्चों को तो ऐसे ही इसमें टेस्ट आता है, और फ्रेंच फ्राइज में वैसे भी ज़्यादा नमक अच्छा नहीं लगता है। ऐसे भी आप इसे टमाटो केचप से या ऐसे ही खा सकते हैं, या आप चाहें तो इस पर थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ी सी ओरिगेनो स्प्रिंकल कर सकते हैं। ये मैंने अपनी बेटी के लिए बनाई है। मेरी बेटी जनरली ऐसे ही खा लेती है। ऊपर से नमक लगाने से क्या होता है कि वो कहीं पर ज़्यादा आता है, कहीं पर कम, अच्छे से मिक्स नहीं हो पाता है। लेकिन अंदर नमक डालने से वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है और टेस्ट भी अच्छा आता है। फ्रेंच फ्राइज फीकी नहीं लगती है। और इस तरह की फ्रेंच फ्राइज हम केवल घर पर ही बना सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो मार्केट में हम फ्रेंच फ्राइज खाने के लिए जाते हैं, वो खाने में फीकी फीकी लगती है। अगर हम थोड़ा सा नमक फ्राइंग के टाइम पर डाल देते हैं, उससे इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब ये देखिए, मैंने थर्ड बैच की जो लास्ट हमारी फ्रेंच फ्राइज थी, वो भी सारी फ्राई कर ली है, और फर्स्ट बैच की मैंने हाफ कुक रखी है, और 2 बैच की मैंने अच्छे से फ्राई कर ली है। अब आप इन फ्रेंच फ्राइज को एज ए फ्रेंच फ्राइज खा सकते हैं, या फिर इनसे चिली पटेटो बना सकते हैं। मैं अपनी बेटी के लिए इनसे आपको चिली पटेटो बना करके दिखाऊंगी। चिली पटेटो बनाने के लिए हमें सबसे पहले 3/4 टेबलस्पून के लगभग कॉर्नफ्लावर लेना है, और इसमें पानी डाल करके हम इसकी एक पतली सी स्लैरी बना लेनी है। क्योंकि जो चिली पटेटो होते हैं उनका कलर रेड होता है। रेड कलर लाने के लिए हमें इसके लिए एक रेड सॉस बनानी है। इसके लिए सबसे पहले हमें कॉर्नफ्लोर को पानी मिक्स करके स्लैरी बना लेनी है। अब इसमें 2 से 3 ड्रॉप हमें डालना है विनेगर, और 1 से 2 ड्रॉप डालिएगा सोया सॉस, और 2 से ढाई टेबल स्पून, अगर आपका बच्चा अच्छे से मीठा खाता है, 2 से 3 टेबल स्पून आपको डालनी है टोमेटो केचप। मेरी बेटी छोटी है और वो तीखा नहीं खाती है। अगर आपका बच्चा तीखा खा लेता है, आप इसमें चिली सॉस या रेड चिली सॉस आती है वो भी डाल सकते हैं। उसकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से, जितना भी स्पाइसी आपको पसंद है उस हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और ये देखिए, हमारी बढ़िया सी रेड सॉस बन करके तैयार हो चुकी है। 3/4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर में मैंने यहाँ पर हाफ कप के लगभग पानी मिक्स कर दिया, और बाकी सॉसेज वगैरह ऐड की है। अब सबसे पहले हम इसे पैन में ले लेंगे, और अब गैस को ऑन करेंगे। मीडियम टू हाई हीट पर हमें इसे गाढ़ा होने तक का कुक कर लेना है। इसमें कॉर्नफ्लोर है, इसलिए कंटिन्यू चलाते हुए आपको कुक करना है, अदरवाइज जो हमने कॉर्नफ्लोर डाला है उसकी इसमें गुठलियाँ बन जाएगी। इसी के साथ मैंने जैसे ही इस गैस पर इसे रखा, तुरंत ही मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है, तो ताकि चिली पटेटो में थोड़ा सा नमक का टेस्ट आए। ध्यान रखें कि हमने जो फ्रेंच फ्राइज बनाए थे
उसमें भी हल्का सा नमक अंदर डाला हुआ है, इसलिए नमक आपको ध्यान में रखते हुए डालना है। और साथ में जो सॉसेज वगैरह डाली है उसमें भी नमक है, इसलिए नमक आपको बहुत ही केयरफुल होकर के डालना है, ऐसा ना हो कि नमक तेज हो जाए। और यहाँ पर ध्यान रखेगा कि आपको इसे चलाते हुए कुक करना है, अदरवाइज ये इसमें गुठलियाँ पड़ जाएगी। ये देखिए 1 मिनट के अंदर ही ये हमारी सॉस गाढ़ी होनी शुरू हो जाती है। जैसे ही ये गाढ़ी हो जाएगी इसका कलर भी अपने आप ही डार्क हो जाता है। आप देख सकते हैं इसका कितना अच्छा रेड कलर आया है। मैंने इसमें कोई भी फूड कलर ऐड नहीं किया है, केवल टोमेटो केचप से ही इसका कितना अच्छा रेड कलर आया है, आप देख सकते हैं। अब चिली पोटैटो बनाने के लिए रेड सॉस हमारी बनकर के तैयार हो चुकी है। अब हमने जो फ्रेंच फ्राइज ब्राउन कलर के बना करके रखे थे, इनको हम इसमें डाल देंगे और इन्हें डालते हुए हमें गैस की फ्लेम को स्लो कर लेना है, ताकि जो हमारी सॉस है और ज़्यादा कुक ना हो, अदरवाइज वो ज़्यादा थिक हो जाएगी और जो हमारे फ्रेंच फ्राइज है वो अच्छे से कोट नहीं हो पाएंगे। अब हमें इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपको लगे कि ये अभी थोड़े से लिक्विड कंसिस्टेंसी के हैं, आपको थोड़ा सा अच्छे से कुक कर लेना है। और अगर ये प्रॉपर कंसिस्टेंसी में है, आपको इन्हें अच्छे से मिक्स करने के बाद तुरंत बाहर निकाल लेना है। और एक बार इसे बाहर निकालने से पहले आप एक बार इसको टेस्ट जरूर कर ले। अगर आपके हिसाब से इसमें नमक या कोई केचप वगैरह कम है, इसी स्टेज पर आपको डाल करके उसे हल्का सा कुक कर लेना है। अदरवाइज बाद में आप ऊपर से डाल लेंगे, उससे टेस्ट अच्छा नहीं आता है। सॉसेज का कुक होना जरूरी है चिली पोटैटो को टेस्ट के लिए, इसलिए आपको अगर कुछ भी कम लगता है यहाँ पर उसे डाल करके कुक कर लीजिएगा। मुझे टेस्ट करने पर थोड़ी सी मिठास कम लगी, इसलिए मैंने टोमेटो केचप डाल दी है। और टोमेटो केचप डालने के बाद भी मुझे इसे आधा मिनट कम से कम कुक करना है, स्लो फ्लेम पर ही, क्योंकि अगर मैं हाई फ्लेम पर इसे कुक करूँगी, जो मेरी सॉस थी वो काफ़ी थिक हो जाएगी और मेरे जो चिली पोटैटो हैं वो भी देखने में सूखे-सूखे लगेंगे, इसलिए मुझे स्लो फ्लेम पर ही कुक करना है। अगर आप ऊपर से कोई भी सॉसेज वगैरह डालते हैं, उसको कुक ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि अदरवाइज़ उसका कच्चापन का टेस्ट आता है और चिली पोटैटो खाने में भी अच्छे नहीं लगते। थोड़े से सफ़ेद तिल मैंने अंदर डाले थे और थोड़े से मैं ऊपर से स्प्रिंकल कर दूँगी, ताकि ये देखने में बच्चों को अच्छे लगे और मार्केट स्टाइल लगे। अब जो फर्स्ट बैच की हमने हाफ कुक करके फ्रेंच फ्राइज़ रखी थी, वो भी अच्छे से ठंडी हो चुकी है, उनको मैं आपको फ्रीज करके दिखाती हूँ। इसके लिए हमें क्लिंज रैप लेना है और क्लिंज रैप में हमें इनको डाल लेना है। अब हमें इसका एक पैकेट बना लेना है। आप चाहे तो इनको जिपलॉक बैग में भी रख करके थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी में स्टोर कर सकते हैं। और अगर आप इन्हें बर्थडे पार्टी किसी ओकेजन के लिए बना करके रखना चाहते हैं, आप 2-3 दिन पहले बना करके रख लीजिएगा एयर टाइट कंटेनर में, और उसके बाद जब आपको ज़रूरत हो आप निकाल करके इनको फ्राई करेंगे। क्लिंज रैप में मैंने रख करके इनका पैकेट बना लिया। अब मैं इसे डीप फ्रीजर में फ्रीज होने के लिए रख दूंगी। ये देखिए फ्रेंच फ्राइज को डीप फ्रीजर में रखे मुझे 10 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। उसके बाद मैं वीडियो का ये पार्ट शूट करने जा रही हूँ। अब मैं आपको इस जिप लॉक बैग को खोल करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं इसमें आइस क्रिस्टल कितनी बुरी तरह से जमे हुए हैं। आप क्लियर देख सकते हैं इसमें आइस अच्छे से जमी हुई है। अब हम इसे कम से कम 1 से 2 मिनट बाद छोड़ेंगे, इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इस पर जो आइस है ध्यान रखिएगा उसका पानी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये सोगी हो जाएगी, क्रिस्पी नहीं बनेगी। इसलिए आपको केवल 1 से 2 मिनट, वो भी इसलिए ताकि जो ये आपस में चिपक गई है, बर्फ़ के कारण जो आपस में फ्रेंच फ्राइज चिपक गई है, हम इनको थोड़ा सा अलग अलग कर सकें। इसके लिए इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर होना, थोड़ी सी बर्फ़ का मेल्ट होना ज़रूरी है, इसलिए केवल 1 से 2 मिनट ही आपको वेट करना है, इससे ज़्यादा नहीं। और इसी के साथ साथ मैंने हाई फ्लेम पर सरसों का तेल गर्म होने के लिए रख दिया है, ताकि मैं इन्हें फ्राई कर सकूं। फ्रोज़न आइटम के लिए हमें जो तेल का टेम्परेचर चाहिए होता है वो नॉर्मल से ज़्यादा चाहिए होता है। ये देखिए मेरे तेल से धुआं उठ रहा था, तब मैंने इसमें जो हमारी फ्रोज़न फ्रेंच फ्राइज़ थी उनको फ्राइंग के लिए डाल दिया है। और ये काम थोड़ा सा दूर हट के कीजिएगा, क्योंकि जो फ्रेंच फ्राइज़ है इन पर बर्फ़ जमा हुआ है और बर्फ़ जब तेल में जाएगी वो थोड़े से छींटे मार सकती है और कोई एक्सीडेंट हो सकता है, यानी कि कोई छींटे वगैरह आपके चेहरे पर जा सकती है। इसे थोड़ा सा दूर हट के कीजिएगा, अगर इसमें से कोई छींटे आती है वो आपको कोई हानि ना पहुँचा सके। और नॉर्मल फ्रेंच फ्राइज के कंपैरिजन में हम फ्रोज़न फ्रेंच फ्राइज को फ्राई करने के लिए धुएँदार ऑयल इसलिए लेते हैं, क्योंकि इसमें बर्फ़ जमा हुआ होता है। जैसे ही बर्फ़ वाली फ्रेंच फ्राइज इसके अंदर जाएगी, ऑयल का टेम्परेचर थोड़ा-सा कम हो जाता है। इसलिए हमें इसमें धुएँदार तेल गरम करना होता है, उसके बाद फ्रेंच फ्राइज डालने होते हैं। अब इनके क्रिस्पी होने तक का हमें इनको फ्राई कर लेना है। ये देखिए इनका कितना सुंदर कलर आया है। जब मैंने सेम आलू से फ्रेश फ्रेंच फ्राइज बनाए थे, उनका कलर ज़्यादा गोल्डन ब्राउन आया था, लेकिन इनका कलर बहुत ही सुंदर आया है, जैसे कि मार्केट की फ्रेंच फ्राइज का आता है। और ये पुराने आलू से ही बनकर तैयार हुई है। अगर आप तुरंत भी फ्रेंच फ्राइज बनाते हैं और चिप्स वाला आलू लेते हैं, बिल्कुल ऐसी ही फ्रेंच फ्राइज क्रिस्पी और मार्केट स्टाइल बनकर के तैयार होती है। आप एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा, आप आवाज़ सुन सकते हैं कितनी क्रिस्पी बनी है। अब हम इनको एक प्लेट में गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। आप इन्हें टमाटो केचप के साथ या थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा काला नमक और सफ़ेद नमक डाल करके, थोड़ी सी ओरिगेनो पाउडर डाल करके भी सर्व कर सकते हैं। आपको जैसा पसंद हो उस तरह से आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा।